क्लास को स्टार्ट करेंगे, यानी आपका जितना कि सिलेबस हो गए, आज हम उन पूरे सिलेबस की एक जो कि मैराथन क्लास लगेगी, आपकी मैराथन क्लास लेंगे हम। और आपका सिलेबस कहाँ तक हो गया था, हमने राजा जो कि इंडिया के बारे में कुछ पढ़ा और बेसिक नॉलेज पढ़ा, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने भौतिक प्रदेश को स्टार्ट किया। भौतिक प्रदेश में हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को पढ़ लिया था और हमारा दूसरा भौतिक प्रदेश यानी दक्षिणी जो कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश चल रहा था। तो आज हम इन आपके जो ये इतना टॉपिक हो गए हैं, तो आप इनकी पूरे की एक मैराथन क्लास होगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमने सबसे बेसिक नॉलेज देखा था भारत का हमने बेसिक नॉलेज देखा था। और आपका पहला टॉपिक बनता है कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या और उसकी कैपिटल। इसमें कोई समझाने जैसी कोई बात नहीं है, आपको रिवाइज करना है। एक बार आप अपनी नोटबुक में आप ये रिवाइज कर लीजिए, और आपके पास ये लिखे हुए नहीं है तो आपको टेलीग्राम चैनल पे राज्य और उसकी राजधानी का थोड़ा पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब हम देखते हैं, एक बार केंद्र शासित प्रदेश को देख लेते हैं, यानी हमारे राज्य तो आपको सिर्फ याद करने हैं। अब हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश को। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश हमारे कितने हैं, 9 है। 9 केंद्र शासित प्रदेश है। 9 में पहले हम देखते हैं हमारा लद्दाख। लद्दाख की हमने 2 राजधानी देखी थी, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। लेह है वो इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी। और कारगिल है वो आपके शीतकालीन है, ये आपके शीतकालीन राजधानी है। ये आपके एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं हम, आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को देखते हैं, इसकी भी 2 राजधानी है। पहली आपकी श्रीनगर, ये ग्रीष्मकालीन, ये आपके श्रीनगर है जो कि ग्रीष्मकालीन है। दूसरी आपकी जम्मू, ये आपके शीतकालीन है। यानी ये हमारी जो कि 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, पहला लेह है, दूसरा कारगिल। लेह है जो कि ग्रीष्मकालीन है और कारगिल है आपकी शीतकालीन है। जम्मू कश्मीर में जम्मू आपके जो कि ग्रीष्मकालीन है, सॉरी श्रीनगर आपके ग्रीष्मकालीन है और जम्मू आपकी शीतकालीन है। ये पहले एक राज्य था, जम्मू कश्मीर आपके एक राज्य था, लेकिन आप जो कि भारत सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 को इस जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया। तो आप नोट में ये बात लिख सकते हो कि भारत सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। पहला आपका जम्मू और दूसरा श्रीनगर का पुनर्गठन कर दो केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। पहला आपका लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर। दूसरा जम्मू कश्मीर। यानी कि ये आपके 2 जो कि केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब हम तीसरे केंद्र शासित प्रदेश की ओर चलते हैं। 2 हो गए और आई होप आपको वो याद भी हो गए होंगे, एक बार पहले भी हमने देखा था और आज और देख लिया।
केंद्र शासित प्रदेश हमारे 9 थे, 9 में से हमने 2 को देख लिया, लद्दाख और आपके ये जम्मू कश्मीर। अब हम देखते हैं तीसरा केंद्र शासित प्रदेश। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश हमने भारत के उत्तर से स्टार्ट किया। पहला आपका लद्दाख उत्तर में, फिर जम्मू कश्मीर, फिर आता है आपका दिल्ली। अब दिल्ली को और देखते हैं। 4 नंबर पे लिखो, सॉरी 3 नंबर पे लिखो दिल्ली। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। अब 4 नंबर के जो कि केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी आती है हमारी, 4 नंबर पे आती है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। अब 4 हो गई। 5 नंबर पे आती है हमारी दमन व द्वीप तथा दादरा नगर हवेली, तथा दादरा नगर हवेली। इसकी राजधानी है वो है दमन। इसकी राजधानी है दमन। दमन में दीव दादरा नगर हवेली है, इसकी राजधानी है दमन। दमन व दादरा नगर हवेली को एक कब किया गया था? एक किया गया था आपके 26 जनवरी 2020 को। आपको जो कि 2 केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव दादरा नगर हवेली, पहले 2 थे, दमन व दीव और दादरा नगर हवेली 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इसको मिला के एक कब किया गया? 26 जनवरी 2020 को। ये आपके 5वें नंबर की होगी। 6ठे नंबर की जो कि यूटी यानी आपके वो आपके लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है वो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपके अरब सागर में, अरब सागर में नीचे यानी यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जो कि अरब सागर में स्थित है। जो अरब सागर में स्थित है। इसमें है ना कुछ लक्षद्वीप में छोटे छोटे कुल है जो कि 36 द्वीप है। जिन 36 द्वीपों पर 11 द्वीपों पर जनसंख्या निवास करती है। ये द्वीप है जो कि परवाल या कोरल से निर्मित हुए हैं। परवाल या कोरल से निर्मित हुए हैं। इसको हम देखते हैं। अरब सागर में स्थित है, जिसमें टोटल है आपके 36 द्वीप है, जिनमें से 11 द्वीपों पर जो कि जनसंख्या निवास करती है। 11 द्वीपों पर जनसंख्या निवास करती है और इन द्वीपों का निर्माण है वो परवाल या कोरल से हुआ है। परवाल या कोरल से इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। तो ये था आपका अगला जो कि यूटी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अरब सागर में स्थित है और इनमें कुल 36 द्वीप है, जिनमें से 11 द्वीपों पर जनसंख्या निवास करती है और इन द्वीपों का निर्माण है वो परवाल या कोरल से हुआ है। ये आपका छठा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब हम चलते हैं 7वें केंद्र शासित प्रदेश की ओर। यानी कि हमारा एक और जो कि पानी में हमारा
बंगाल की खाड़ी में भी, अरब सागर में हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपके लक्षद्वीप, और अब एक अरब सागर में भी, अरब सागर का हो गया। अब हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी में अभी हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम एक बंगाल की खाड़ी का केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं कि छठा या सातवां, सातवां अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये आपके बंगाल खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में है। ये आपका सातवां हो गया। अब हम आठवां देखते हैं आपके पुदुचेरी। पुदुचेरी है ये जो कि भारत के पश्चिमी तट पे भी है और पूर्वी तट पे भी है। जैसे कि आपके इसके पुदुचेरी के 4 पार्ट है। जैसे पहले आपका यनम और पुदुचेरी, कराईकल, ये आपके यनम है, ये आपके केरल में है। कराईकल और पुदुचेरी ये एक ही, ये दोनों आपके जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में, यानी कि इसके ये जो कि क्षेत्र है, ये इनके पार्ट है। जैसे पहला है आपका यनम है जो कि आपके केरल में है, और यनम आपके केरल में है। पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है। और आप एक और लिख लो माही, ये आपके कर्नाटक में है। यानी आपके 4 पार्ट हो गए। पहला यनम केरल में, पुदुचेरी कराईकल तमिलनाडु में, और माही कर्नाटक में। यानी कि आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब हम अब नोट लगा के यहाँ पे लिख सकते हो, नोट लगा के लिख सकते हो कि एकमात्र ऐसा द्वीप है जो कि पूर्वी तट में भी, पूर्वी व पश्चिम दोनों तट पर स्थित है। एकमात्र द्वीप है जो भारत के पूर्वी व पश्चिम, पूर्वी व पश्चिम दोनों तट पर स्थित है। दोनों तट पर स्थित है। यानी कि हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कौन कौन से हो गए प्रदेश, यानी हमारे जो कि आपके राज्य व राजधानी आपको याद करनी है। मैंने एकदम थोड़ा डिटेल से आपको केंद्र शासित प्रदेश भी बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे और देखते हैं। अब हम देखते हैं भारत का विस्तार। एक बार हमारा भारत का जो कि इंडिया का बेसिक नॉलेज ही चल रहा है। अब हम देखते हैं, ये हमारा थोड़ा अंदर का पार्ट हो गया। अब हम थोड़ा बाहर बाहर चलते हैं। ये आपका है गोलार्ध, ये आपकी है पृथ्वी, जिसे ज्योग्राफी में हम कहते हैं गोलार्ध, ग्लोब। ये आपका ग्लोब है। यहाँ पर 2 प्रकार की रेखा पाई जाती है। पहले आपकी अक्षांश रेखा, पहले अक्षांश रेखा को देखते हैं। ये आपके 0 डिग्री अक्षांश रेखा है।
ये जो कि ग्लोब यानी पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा ये भारत को दो जो कि पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ये आपके 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गई, ऊपर आती है आपकी 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा। यहाँ पे हो गया आपका नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, यहाँ हो गया साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव है। भूमध्य रेखा के ऊपर यानी नॉर्थ पोल के साइड में 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा होती है, और साउथ में आए 23.5 डिग्री पे तो यहाँ आती है एक रेखा 23.5 डिग्री साउथ में आती है आपकी मकर रेखा। मकर रेखा फिर जो कि हम नॉर्थ पोल की और आगे जाते हैं तो यहाँ पे आती है 66.5 डिग्री पे आर्कटिक रेखा। और नीचे साउथ में है 66.5 डिग्री पे तो आती है अंटार्कटिक रेखा। ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि पूरा ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर जो कि उत्तरी ध्रुव है यानी नॉर्थ पोल, नीचे आपके साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव है। पूरी पृथ्वी को दो भागों में काटने वाली, दो भागों में बांटने वाली एक रेखा है जिसका नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर यानी नॉर्थ साइड में 23.5 डिग्री पे आती है आपकी कर्क रेखा, और नीचे साउथ पोल की 23.5 डिग्री पे आती है मकर रेखा। फिर भूमध्य रेखा के और ऊपर जाए यानी नॉर्थ पोल की ओर जाए तो 66.5 डिग्री में आती है आपकी आर्कटिक रेखा, और नीचे आती है 66 डिग्री पर अंटार्कटिक रेखा। ये आपके जो कि 5 है जो कि वास्तविक रेखा है। अब इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर ये मान लो आपका सूर्य है, ये सूर्य यहाँ यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम तिरछी पड़ेगी, एकदम तिरछी पड़ेगी। जैसे जैसे विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम तिरछी पड़ेगी, जैसे जैसे हम जो कि ध्रुव की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएगी। ये आपको सभी को समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएगी। तो आपके जो कि भूमध्य रेखा पर सूर्य का जो कि प्रकाश है, तापमान है वो अधिक होगा और ध्रुवों पर कम होगा। तो विषुवत या भूमध्य रेखा के आसपास में यानी यहाँ सूर्य का प्रकाश अधिक है, तो यहाँ होगा आपका उष्णकटिबंधीय। आप कहीं पे भी लिख लो, यहाँ पे लिख लो उष्णकटिबंध। ध्रुव की ओर जाएंगे, तो यहाँ पे तो उष्ण यानी गर्मी है, यहाँ पे आएगा आपका शीत कटिबंध। शीत यानी सर्दी है, तो बीच में क्या होगा 23.5 से 66.5। यहाँ न गर्मी होती है न सर्दी होती है, यानी यहाँ न उष्ण होता है न शीत होता है, मिक्स होता है यानी शीतोष्ण होता है। यहाँ पे भी शीतोष्ण और आपके यहाँ पे भी शीतोष्ण। तो ये हो गया आपका जो कि 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच में आपका होगा शीतोष्ण कटिबंध। तो अब देखते हैं कि हमारा भारत कहाँ पे है। हमारा भारत जो कि यहाँ पर है, ये हमारा भारत है।
हमारा भारत में जो कि कौन सी जलवायु पाई जाती है, भारत न तो उष्ण में है, आधा उष्ण में और आधा आपके शीतोष्ण में है। तो भारत में जो कि हिमालय की उपस्थिति के कारण जो कि ये यहाँ से बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं आती है वो हिमालय से टकरा के यहाँ पे वर्षा करती है। तो ये जो कि मानसूनी हवाएं आगे पार नहीं होती, तो यहाँ पे आपके हिमालय के जो कि दक्षिणी साइड यहाँ पे वर्षा हो जाती है। जो भारत में जो कि आपके जो कि उष्ण कटिबंध मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अब हम और आगे देखेंगे कि ये आपने एक बार देख लिया कि भारत में उष्ण कटिबंध मानसूनी जलवायु पाई जाती है। क्यों पाई जाती है ये भी हमने बताया कि भारत के उत्तर में हिमालय होने के कारण। अब हम देखते हैं कि भारत का विस्तार। अब आपने ये तो देख लिया कि भारत का जो कि यहाँ पे है। अब हम और आगे देखते हैं कि भारत, ये आपका भारत है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। और विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी ध्रुव है, विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी ध्रुव है। यानी भारत साउथ पोल में यानी दक्षिणी ध्रुव में तो नहीं है, उत्तरी ध्रुव में है, यानी ये भारत है जो कि उत्तरी ध्रुव में। ये हो गया हमारा अक्षांश रेखा के आधार पर। अक्षांश रेखा के आधार पर एक बार हम जो कि इसका विस्तार भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका है एक केंद्र शासित प्रदेश, अभी हमने पढ़ा कौन सा पढ़ा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये आपके जो कि भारत के थोड़ा नीचे अरब बंगाल की खाड़ी में। अब एक बार इसको मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का एक बार अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। एक बार हम रफली डायग्राम बनाते हैं भारत का। एक काम करते हैं, एक बार हम सीधा ही बना लेते हैं। सीधा ही हम इस प्रकार से बना लेते हैं। ये मान लो आपका भारत है, ये आपका भारत है, ये भारत का उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये पश्चिमी और ये पूर्वी। भारत के नीचे आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब हम और देखते हैं, ये आपका उत्तरी भाग, ये दक्षिणी भाग। हमें एक बार अक्षांशीय विस्तार देखना है, सिर्फ उत्तरी ध्रुव को ही देखना है, उत्तरी और दक्षिणी को देखना है। एक बार हमको पूर्वी व पश्चिमी नहीं देखना। ये भारत का थोड़ा नीचे, यहाँ पे आपकी जो कि कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, यानी भारत को दो भागों में बांटने वाली कर्क रेखा है, और भारत के नीचे से आपके भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होकर गुजरती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से जो कि अक्षांश है वो कितना है, वो आपके 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और यहाँ पे आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये हमारा जो कि भारत का मुख्य भूमिका हो गया। लेकिन ये अंडमान निकोबार भी तो भारत का ही जो कि भाग है, इसी को तो हमको भारत का ही भाग मानना है क्या है ही इसी। तो ये तो आपका ऊपर हो गया, तो ये तो हो गया आपका 8 डिग्री 6 मिनट, लेकिन ये भी तो भारत का ही भाग है, इसको भी तो गिनना है। तो ये हो गया आपका 6 डिग्री 48 मिनट नॉर्थ। अब आपको कोई पूछ ले कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अगर आपको ये प्रश्न पूछ ले कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, संपूर्ण भारत में आपका अंडमान निकोबार भी आ जाएगा, तो संपूर्ण भारत में आपका 6 डिग्री 48 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। ये आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ से जो बिंदु है इसे हम कहते हैं कन्याकुमारी, दक्षिणतम बिंदु आपका कन्याकुमारी जो कि आपके तमिलनाडु में है, आप सभी को पता है। अब हम और देखते हैं उत्तर में आपका इंदिरा कोल है,
ये आपके सियाचिन ग्लेशियर में, वैसे ये लद्दाख में भी है। सियाचिन ग्लेशियर में हमने पढ़ भी लिया कि सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। ये सियाचिन ग्लेशियर में इंद्राकोल, ये तो हमने देख लिया कि जो कि भारत की भूमि का, संपूर्ण भारत का देखे तो इनका भी तो हमको देखना है, दक्षिणी भाग, दक्षिणी पॉइंट, तो इसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या इसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ला हिचिंग भी कहते हैं। इसके 2-3 नाम हैं, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ला हिचिंग। ये यानी इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ला हिचिंग। एक नाम और लिख लो, पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट। तो ये हो गया हमारी जो कि भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब हम देखते हैं कि आपको पूछ लिया जाए कि भारत की भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, संपूर्ण भारत का पूछ लिया जाए तो 6 डिग्री 48 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार। अब हम चलते हैं आगे देशांतरीय विस्तार पर। अब हम देखते हैं देशांतरीय विस्तार पर। ये हमारा जो कि पढ़ा हुआ है, अब आपको फिर से दिमाग में आ गया होगा। एक बार फिर से ग्लोब बनाते हैं। ये आपके फिर से वही रेखा, जो कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, लेकिन ये अब आपके अक्षांशीय विस्तार में आते हैं। अब इसे हम नहीं पढ़ेंगे। अब ये तो आपको पता चल गया कि ऐसी रेखा होती है, उसे हम कहते हैं अक्षांशीय रेखा। अक्षांशीय रेखा। और जो कि खड़ी रेखा होती है उसे हम कहते हैं देशांतरीय रेखा। यानी कि हमारी अक्षांश रेखा हो गई। अब हम आते हैं देशांतर रेखा पर। ये हो गई आपकी देशांतर रेखा। ये आपके ऐसी आपके जो कि पूरे ग्लोब पर यानी पूरे विश्व में 180 देशांतर रेखाएं हैं। इस प्रकार से आपकी जो कि देशांतरीय रेखा हो गई। ये भारत में 180 जो कि पूरे विश्व में 180 देशांतर रेखाएं हैं। अब हम और देखते हैं कि अब ये आपका जो कि पूर्व है, ये आपका पश्चिम है। अब हम और देखते हैं कि भारत यहां पर था, यहां पर हमारा भारत था। ये तो देख लिया कि ये आपका जो कि उत्तरी गोलार्ध में है। अब ये आपका पूर्वी गोलार्ध, ये आपका पश्चिमी गोलार्ध। अब ये पूर्वी गोलार्ध में तो नहीं आता, अब ये आता है आपका पश्चिम जो कि पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में ना आके पूर्वी गोलार्ध में। अब हम कह सकते हैं कि भारत जो कि पूरी पृथ्वी पर भारत की स्थिति है जो कि उत्तरी पूर्वी भारत में है। आपका उत्तर में भी हो गया और आपके पूर्व में भी हो गया, यानी भारत की स्थिति पूरे विश्व में उत्तर पूर्व की ओर है। अब हम और देखते हैं कि भारत में 180 पूरे विश्व में 180 देशांतर रेखाएं हैं। भारत जो कि पृथ्वी है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो चक्कर लगाती है तो जो कि पूरी पृथ्वी को जो कि एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। तो एक जो कि 1 डिग्री घूमती है, यानी 1 डिग्री ये घूमती है तो इसे 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट में ये 1 डिग्री घूमती है। भारत में टोटल 100 जो कि पूरे विश्व में 180 रेखाएं हैं, 180 देशांतर रेखाएं हैं। अब हम और देखते हैं
कि ये आपका पूर्व गोलार्ध, ये आपका पश्चिमी गोलार्ध। अब हम और देखते हैं भारत में, जब यहाँ पे आपका जो कि पूर्व में सूर्योदय पहले होता है और पश्चिम में आपका बाद में होता है। अब इसमें कौन कितना अंतर है, इसमें आपके 2 घंटे का अंतर है। अगर जो कि पूर्व में आपके जो कि पूर्व का आपका जो कि राज्य है वो आपके अरुणाचल प्रदेश, अगर अरुणाचल प्रदेश में आपके सूर्योदय जो कि 6 बजे होता है, तो पश्चिम में यानी गुजरात में आपके सूर्योदय 8 बजे होगा। यानी इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर है पूर्व से पश्चिम में। अब एक बार और देखते हैं कि पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। जब पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है, 1 डिग्री झुकती है, तो उसे 4 मिनट का समय लगता है। 180 देशांतर रेखाएं हैं, 1 डिग्री घूमने में इसे जो कि 4 मिनट का समय लगता है। अब देखते हैं भारत का जो कि देशांतरीय विस्तार। अब हम देखते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार में हम देखते हैं कि यहां से यहां तक कितना विस्तार है। पूर्व में आपका पूर्व में आपका 68 डिग्री 7 मिनट से, पश्चिम में 97 डिग्री 25 मिनट। आप ये ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार हम भारत का रफली डायग्राम बना लेते हैं, ये हमें आगे और काम आएगा। ये मान लो आपका जो कि भारत का रफली डायग्राम है, ये आपका यहाँ पूर्व, यहाँ पश्चिम, यहाँ है आपके 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यहाँ का अंतिम पॉइंट और यहाँ है वालांग भी कहते हैं इसे, या इसे किबिथु भी कहते हैं। ये आपके अरुणाचल प्रदेश में, सबसे जो कि पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और पश्चिम में कौन सा है, पश्चिम में आपके गुहार मोती, ये आपके गुजरात में है। ये आपका गुजरात में है। यानी उत्तर में हो गया आपका इंदिरा, दक्षिण में हो गया आपका जो कि कन्याकुमारी या इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या इसे लाचेंग में कहते हैं। पूर्व में हो गया आपका वालांग या किबिथु, वह पश्चिम में हो गया गुहार मोती गुजरात में। तो ये हो गया हमारा जो कि भारत का पूरा विस्तार। अब हम और आगे देखते हैं कि भारत को 2 भागों में बांटने वाली एक रेखा है जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क और भारत की जो कि जलवायु है, हमने अभी देखा कि भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंध, मानसूनी जलवायु। क्यों? क्योंकि भारत में हिमालय की उपस्थिति के कारण भारत जो कि बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं आती हैं, वो बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं आती हैं, तो वो मानसूनी हवाएं हिमालय के कारण आगे नहीं जाती, तो वो यहाँ पे ही वर्षा कर देती है। इस कारण भारत की जलवायु है जो कि उष्णकटिबंध मानसूनी जलवायु है। भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम में कितना अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का अंतर है आपके। और हम और देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं कि भारत में टाइमिंग के लिए एक रेखा है जिसे हम कहते हैं भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय, अब इसके बारे में देखते हैं। पहले हम इसके बारे में देखते हैं, फिर हम थोड़ा कर्क रेखा के बारे में और भी देखेंगे। ये तो आप सभी को पता है कि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। पहले कर्क रेखा को ही देख लेते हैं।
फिर हमारा जो कि अक्षांशीय, जो कि पूरा मुद्दा ही खत्म हो जाए, पूरा हमने पढ़ लेंगे। एक टॉपिक बचा है हमारा कर्क रेखा। अब आप सभी को ये तो पता है कि कर्क रेखा है जो कि भारत को 2 भागों में बांटती है, और कर्क रेखा है जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 8 राज्य कौन कौन से देखते हैं। आपका पहला है गुजरात, सबसे पश्चिमी राज्य। फिर गुजरात के आगे राजस्थान, मध्य प्रदेश यानी एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, और आपके अंतिम जो कि मिजोरम। इन 8 राज्यों, 8 हो गए, 8 हो गए, यानी इन 8 राज्यों से होकर जो कि भारत से कर्क रेखा गुजरती है, आगे आपके म्यांमार से होती हुई आगे जाती है। यानी ये भारत में जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान में ये 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है सिर्फ भारत में। भारत में जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम देखते हैं हमारा वही टॉपिक आओ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, अब हमारा फिर से वहीं पे आ जाओ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय, ये रेखा भी भारत के जो कि 6 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से देखते हैं, 6 राज्य नहीं 5 ही आपके। पहले आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये आपके 4 हो गए। आपका एक और उत्तराखंड। यानी इन 5 राज्यों से होकर जो कि भारत में ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होके गुजरता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सॉरी आपके उत्तराखंड नहीं है, उत्तराखंड के स्थान पर आपका तेलंगाना है। ये 5 राज्य आपके, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन 5 राज्यों से होकर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय होके गुजरता है। ये प्रयागराज से होकर गुजरता है। प्रयागराज से होकर गुजरता है। ये भारत का मानक समय है, इससे हमको इंडिया का जो कि टाइमिंग पता होता है। ये जो है ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच माध्य क्या होता है वो भी हम देखेंगे कि ग्रीनविच माध्य से, ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे, 5.5 घंटे आगे है। यानी कि ये आपके ग्रीनविच माध्य समय ये 5.5 घंटे पीछे है। अब हम देखें ग्रीनविच माध्य क्या होता है। ये जो कि ब्रिटेन का मानक समय, ये ब्रिटेन का मानक समय, ये ब्रिटेन से होके गुजरती है। अगर मान लो भारत में आपके मान लो 6 बजे हैं और सुबह के 6 बजे, तो ब्रिटेन में क्या टाइम होगा ये अब आपको पता लगाना है। मान लो कि भारत में आपके जो कि सुबह के 6 बजे हैं, तो ब्रिटेन में इस समय ब्रिटेन में 6:30 बजे, तो क्या टाइम होगा 5.5 घंटे पीछे कर लो आपके। यानी कि आपके लगभग जो कि 4:30 बजे होंगे। एक बार और देख लो, आप एक बार और देख लेना। अगर भारत में
6 बजे हैं तो इंडिया जो कि ब्रिटेन में क्या टाइम होगा आपके, जो कि 1:15 के आसपास आपके टाइम होगा ब्रिटेन में। तो ये हमारे जो कि ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे पीछे है, हम 5.5 घंटे आगे हैं, वो 5.5 घंटे पीछे है। ये हो गया आपका ग्रीनविच माध्य समय। अब एक लाइन हम और देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट टाइम, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये रेखा है जो कोई भी जो कि स्थलीय भाग से होकर नहीं गुजरती, ये जलीय भाग से होकर गुजरती है। जैसे कि आपकी प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर और वेलिंग महासागर से होकर गुजरती है, वेलिंग महासागर से गुजरती है। ये भारत को डेट दे यानी सभी देशों को, अंतरराष्ट्रीय सभी रेखाओं को डेट देती है, कोई भी स्थलीय भाग से होकर नहीं गुजरती, ये सभी जलीय भाग से होकर गुजरती है। मान लो ये स्थलीय भाग से होकर गुजरे, मान लो कि यहाँ से ये स्थलीय भाग है, ये हमारा जो कि इंडिया है, और यहाँ से स्थलीय सीमा से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजर रही है। यहाँ पे मान लो 5 तारीख है, यहाँ पे 6 तारीख हो गई, तो ऐसे तो नहीं होगा ना, ये आपके पूर्व में इसकी 1 दिन की वृद्धि हो जाती है, वह पश्चिम में 1 दिन इसका घट जाता है। तो इसलिए ये जो कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को भी स्थलीय मार्ग से होकर नहीं गुजरती, ये जलीय मार्ग से होकर गुजरती है। इसके पूर्व में जाने पर 1 दिन की वृद्धि व पश्चिम में जाने पर 1 दिन की कमी हो जाती है। ये आपके थी इंडिया जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन। अब हो गया हमारा जो कि अक्षांशीय विस्तार भी हो गया, अब हमारा देशांतरीय विस्तार भी हो गया, और हमने राज्यों को भी देख लिया, यानी कि हम राज्य देख लिए, केंद्र शासित प्रदेश देख लिए, एक्चुअली राज्य तो हमने नहीं देखे, और हमने अक्षांशीय विस्तार देख लिया, देशांतरीय विस्तार देख लिया। अब हम आते हैं इंडिया के अंदर। पहले हम देखते हैं कि भारत की सीमा, अब हम देखते हैं भारत की जो कि सीमा, भारत की सीमा को देखते हैं। सीमा को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका स्थलीय सीमा, दूसरी आपकी तटीय सीमा या जलीय सीमा। सीमा हो गई, सीमा को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, जैसे पहली आपकी स्थलीय सीमा हो गई, स्थलीय सीमा, और दोनों में पे जलीय सीमा या तटीय सीमा, जलीय या तटीय सीमा। यानी कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, वो है 15,200 किलोमीटर, और तटीय सीमा वो है 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, यानी भारत की स्थलीय सीमा वो जाता है। अब देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा किस किस जो कि देश के साथ है, यानी जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत किस किस देशों के साथ मनाता है, वो हम देखते हैं कि भारत है सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा है, आपका पहला देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बनाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश के बाद चाइना, चीन के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। चीन के बाद में आता है आपकी पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में नेपाल, नेपाल के बाद में म्यांमार, म्यांमार के बाद में आपके जो कि भूटान, भूटान के बाद में आपका आता है अफगानिस्तान। यानी कि भारत है जो कि टोटल 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जो कि सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान में, फिर आपके
जो कि नेपाल में, फिर म्यांमार में, फिर आपके भूटान में, और सबसे अंतिम सीमा है वो बनती है आपके अफगानिस्तान में। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि इनकी सीमा को क्या कहते हैं। जैसे कि भारत और चाइना की सीमा को क्या कहते हैं, भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। एक बार ये दो तीन ही है, इनकी सीमा तो हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि भारत और आपके पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान की सीमा को कहते हैं रेड क्लिफ। भारत व पाकिस्तान की सीमा को कहते हैं रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। फिर भारत और चाइना की सीमा को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मैकमोहन, मैकमोहन। भारत व पाकिस्तान की रेड क्लिफ, भारत व चाइना की मैकमोहन, भारत व अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की, इसे हम कहते हैं डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। एक बार और देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश की, भारत व बांग्लादेश की सीमा, इसे हम कहते हैं जीरो रेखा या शून्य रेखा, शून्य रेखा या आपके जीरो रेखा। तो ये था हमारा भारत व पाकिस्तान की रेड क्लिफ, भारत और चाइना की मैकमोहन, भारत व अफगानिस्तान की डूरंड रेखा, भारत व पाकिस्तान की शून्य या जीरो रेखा। तो ये हमारा हो गया। हमें मेरे को इस एक सीमा से हम वो भी याद आ गया, पीओके किसे कहते हैं और या वास्तविक अंतरराष्ट्रीय रेखा किसे कहते हैं। एक बार हम उसकी तरफ और चलते हैं। तटीय रेखा पे आए थे हम, तटीय सीमा पे एक बार हम देख लेते हैं। एक बार रफली डायग्राम से आप देख लो कि ये मान लो आपके ये भारत का उत्तरी भाग है। यहाँ पे आपके जो कि पीओके हैं, यहाँ पे आपके पीओके हैं और यहाँ पे एक क्षेत्र और है। इस पीओके पे फिलहाल में पाकिस्तान का अधिकार है। बाहर यहाँ पे भारत जो कि पाकिस्तान है, यहाँ पे आपका इंडिया है। भारत की जो कि एक क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है, उसे हम कहते हैं पीओके, पीओके। अब पीओके में भारत की ये रेखा है ना, उसे हम कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा, इसे हम कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। यहां पर भी एक क्षेत्र है जिस पर चाइना का अधिकार है। फिलहाल में चाइना का अधिकार है, इतनी तो नहीं है लेकिन ये थोड़ी है जिस पर चाइना का अधिकार है फिलहाल में। ये भी हमारी जगह है, यानी इंडिया की है। जिस पर अधिकार है यानी चाइना व भारत की इस सीमा को हम कहते हैं, वो कहते हैं जो कि नियंत्रण रेखा, इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये इसे हम कहते हैं अक्षांशीय चिन्ह। जिस पर जो कि चाइना का अधिकार है उसे हम कहते हैं अक्षांशीय चिन्ह। तो ये आप एक बार दिमाग में रखना कि भारत का वह क्षेत्र जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है उसे हम कहते हैं पीओके, पीओके वह भारत की सीमा है उसे कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। और चाइना का वह भारत का वह क्षेत्र जिस पर चाइना का अधिकार है उसे हम कहते हैं अक्षांशीय चिन्ह। और अक्षांशीय चिन्ह में भारत के मध्य की सीमा है, यानी ये मान लो आपके अक्षांशीय चिन्ह है, अक्षांशीय चिन्ह में भारत की सीमा है, उसे हम कहते हैं नियंत्रण रेखा। ये एक बार आप दिमाग में रखना। एक बार
मुझे जो कि दिमाग में आ गया तो मैंने आपको ये भी बता दिया। अब ये हमारी हो गई, हमारी जो कि स्थलीय सीमा हो गई, हमने कई देशों के साथ देखी, उस सीमा का हमने नाम भी देखा। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं तटीय सीमा या जलीय सीमा की ओर। ये हमारा हो गया जी भारत की स्थलीय सीमा है, उसकी लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर और तटीय की है 6100 किलोमीटर। अब हम आगे चलते हैं कि भारत जो कि स्थलीय सीमा किस किस देश या किस किस राज्य या किस किस जो कि केंद्र शासित प्रदेश के साथ बनाता है। सबसे ज्यादा हम देखते हैं अन्य। अब आपको जो कि स्थलीय सीमा तो एकदम याद ही हो गई होगी, क्योंकि हमने जो कि हम सबसे पहले मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, तब हमने ये 3 या 4 बार इसका रिवाइज कर भी लिया था। अब हम आते हैं जलीय सीमा या तटीय सीमा की ओर। भारत है यानी सबसे ज्यादा जो कि तटीय या जलीय सीमा कौन से केंद्र शासित प्रदेश या कौन से राज्य के साथ बनाता है। हम सबसे ज्यादा देखते हैं अंडमान निकोबार है जो कि तटीय सीमा बनाता है सबसे ज्यादा, अंडमान निकोबार। अब इसकी राजधानी कौन सी है, अब आपको याद होना चाहिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूरा लिख लेना। फिर इससे कम आता है आपका एक राज्य गुजरात, उससे कम, इससे कम हो रहा जो आपका आंध्र प्रदेश, इससे कम तमिलनाडु, इससे कम हो रहा जो, इससे कम होगा आपका अगला राज्य जैसे कि आपका जो जो कि गोवा। फिर आपके एक केंद्र जो कि केंद्र शासित और प्रदेश जो कि आपके दमन व दीव, दमन व दीव पूरा लिख रहे हैं, दमन व दीव जो कि आपके पूरा वो दमन व दीव के बाद में एक केंद्र शासित और आपका लक्षद्वीप, यानी ये कुछ राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि भारत की जलीय सीमा या तटीय सीमा बनाते हैं, जिसकी टोटल लंबाई है 6100 किलोमीटर। तो ये हमारा हो गया भारत का बेसिक नॉलेज, यानी कि हमने क्या देखा, हमने भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, इसकी जलीय सीमा, स्थलीय सीमा, इन भारत का अक्षांशीय विस्तार व देशांतरीय विस्तार को भी देखा। अब हम आते हैं यानी भारत के अंदर कि भारत की भौतिक प्रदेशों के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। ये आपके जो कि स्थलीय सीमा व जलीय सीमा हो गई। अब हम चलते हैं आगे कि भारत के भौतिक प्रदेश कितने हैं। भारत के भौतिक प्रदेश देखते हैं एक बार। ये मान लो एक बार हमारा रफली डायग्राम है, एक बार हमारा रफली डायग्राम है। यहाँ पे आपका जो कि हिमालय, हिमालय में हम आगे और पढ़ेंगे, और हमने पढ़ भी लिया कि हिमालय की कुछ श्रेणी है, जैसे कि हमने ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी, इन सबको हम एक बार और रिवाइज करेंगे। ये हो गया हमारा भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। फिर आप दक्षिण में आ जाओ, हम यही टॉपिक पढ़ रहे थे, यही टॉपिक हमारा चल रहा है, यानी इस प्रकार तो नहीं है, ये इस प्रकार है।
यहाँ पे हमारा दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, फिर 3 नंबर पे आता है हमारा मध्यवर्ती विशाल मैदान, विशाल मैदान, यहाँ पे मैदान है जैसे गंगा का मैदान। और चौथा है आपका ये तटीय समूह या द्वीप समूह, तटीय समूह, यानी कुल मिला के आपके ये 4 भौतिक प्रदेश हो गए। भारत का उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी मध्यवर्ती दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, और आपका तीसरा हो गया मध्यवर्ती विशाल मैदान, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, मध्यवर्ती विशाल मैदान, और चौथा होगा आपका तटीय समूह या तटीय समूह। अब हम आते हैं पहले भौतिक प्रदेश पर आते हैं भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। एक बार ये चालू करने से पहले आप एक चीज और देखो कि सबसे पहले है ये आपका जो कि पूरा ग्लोब है भारत के टर्सनरी काल में, यानी आज से लगभग 600-700 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। भारत है जो कि पूरा ग्लोब है जो कि पूरे 2 क्षेत्रों में बढ़ता था, यानी भारत के टोटल 2 क्षेत्र थे, 2 लैंड थे। एक था आपका अंगारा लैंड, ऊपर आपका अंगारा लैंड, और दूसरा आपका गोंडवाना लैंड नीचे दक्षिण में। और देखो ये अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य एक जो कि भू सन्निधि थी, यहाँ पे एक भू सन्निधि थी जिसे हम कहते हैं तैतीस सागर। तैतीस सागर, जब अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड का जो कि मिलन हुआ, जब जो कि पृथ्वी पर जो कि प्लेटें हैं वो इधर उधर धसक रही थी, तब अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मिलन के कारण ये इनका जो ये 33 सागर है जो कि एक वलित पर्वत के रूप में उभर गए। जैसे कोई चीज को हम जो कि सिकुड़ते हैं तो उसके बीच की चीजें यानी कि वो ऊपर उठ जाती है, तो उसी प्रकार 33 सागर था वो एक वलित पर्वत के रूप में हमारे सामने अब वर्तमान में विख्यात है, जिसे हम कहते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये इनका जो कि वलन पड़ने से ये एक पर्वत के रूप में हो गया, तो आज इसे हम कहते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो कि अब याद रखना, हिमालय पर्वत श्रृंखला 33 सागर से बना हुआ है। तो ये हमने जो कि भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ने से पहले ये आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भारत के पूरे विश्व के जो कि पूरे विश्व में टर्सनरी काल में अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मिलन से टर्सनरी काल जो कि एक वलित पर्वत के रूप में हो गया। अब हम आते हैं भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यानी पहला भौतिक प्रदेश। पहले भौतिक प्रदेश की ओर चलते हैं। भारत का पहला भौतिक प्रदेश यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हम 3 भागों में बांटेंगे। जैसे आपका पहला हो गया उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अब आपको पता चल गया कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, जो कि पृथ्वी पर 2 क्षेत्र यानी 2 लैंड पाए जाते थे। एक आपका उत्तरी लैंड जो कि अंगारा लैंड उत्तर में और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। जब पृथ्वी पर जो कि प्लेटें घिसक रही थी तब अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मिलन से 33 सागर है जो कि एक वलित पर्वत के रूप में उभर गए, जिसे आज हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय कहते हैं। ये वही हिमालय जो कि 33 सागर से इसका निर्माण हुआ है।
अब ये हमको बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब सीधा हम हिमालय को 3 भागों में बांटते हैं। जैसे पहला हो गया आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, फिर 2 नंबर पे हम देखते हैं वृत्त हिमालय, और 3 नंबर पे आपका आता है हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय। अब हम देखते हैं पार हिमालय, ट्रांस हिमालय या 33 हिमालय, तिब्बती हिमालय, इसे कुछ भी कहते हो, इसके बहुत सारे नाम है, मैंने आपको लिखवा भी रखे हैं। पार हिमालय, ट्रांस हिमालय को हम 3 भागों में बांटते हैं। अब आप बोलो, देखिए पार हिमालय, ट्रांस हिमालय, इनको हमने 3 भागों में बांटा था। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, याद आया कुछ? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। फिर हमने देखा कि वृत्त हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा, जो कि वृत्त हिमालय, महान हिमालय व शिवालिक। इनके भी हमने नाम देखे, महान हिमालय, मुख्य हिमालय, ग्रेटर हिमालय। तो हमने वृत्त हिमालय को भी 3 भागों में बांटा, जैसे वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी। और इसको भी हमने 3 भागों में बांटा, वो आपको याद आना चाहिए एक। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांस हिमालय व पार हिमालय को। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांस हिमालय या पार हिमालय को। इसके हमने 3 पार्ट पढ़े थे। पहला हम देखते हैं काराकोरम को। पहला हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। सबसे पहले हम देखते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी को। काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी को देखते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी है जो कि लद्दाख में स्थित है। अब हमने देखा था कि काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट केटू। अब मैं आपको नाम लूं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये तो हमने पढ़ रखा है, और हमें ये याद भी आना है। याद भी है, जब मैं आपके नाम लूं तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, हाँ माउंट केटू, गोडविन एस्टीन, चोगोरी। माउंट केटू, गोडविन एस्टीन, इसके हमने कुछ नाम भी पढ़े थे। गोडविन एस्टीन, या इसे हम छोगोरी भी कहते हैं। अब आपको माउंट केटू की लंबाई भी याद होनी चाहिए, 8000। माउंट केटू की लंबाई 8611 किलोमीटर। अब काराकोरम पर्वत श्रेणी के 3 नाम देख लिए, माउंट केटू, गोडविन एस्टीन, छोगोरी। और भी हमने नाम देखे थे, कृष्णगिरी, कृष्णगिरी। एक नाम और देखा था, उच्च एशिया की रीढ़। उच्च एशिया की रीढ़। काराकोरम पर्वत श्रेणी से एक पठार भी आता है जिसे हम कहते हैं पामीर का पठार। इससे जो कि कई पर्वत श्रेणी है, ग्लेशियर निकलते हैं, वो भी हम देखेंगे। अब काराकोरम पर्वत श्रेणी जो कि लद्दाख में स्थित है, और आपके माउंट केटू है जो कि पीओके में स्थित है। अब पीओके की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट केटू, गोडविन एस्टीन या छोगोरी है, या इसे कृष्णगिरी, उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी में एक पठार है जिसका नाम है पामीर का पठार। इससे कई पर्वत श्रेणियां भी निकलती हैं। तो ये मैं आपको नाम लूं तब आपको ये याद आना चाहिए। काराकोरम पर्वत श्रेणी कई ग्लेशियर निकलते हैं, जैसे आपके सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर में आपको दिमाग में आना चाहिए कि सियाचिन ग्लेशियर में हमने एक थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सियाचिन ग्लेशियर में आपके जो कि भारत का उत्तरी पॉइंट है, जो कि आपके हैं इंद्राकोल, वो आपके सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है, यानी लद्दाख में स्थित है। अब हम और देखते हैं, ये पामीर का पठार है। पामीर के पठार से कई जो कि ग्लेशियर निकलते हैं उनको हम देखते हैं।
पहला है आपका सिंचियाई ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर। फिर और देखते हैं हम हुंजा ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, बटूरा ग्लेशियर, बटूरा ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, तो ये आपके जो कि कुछ ग्लेशियर थे वो जो कि आपके पामीर के पठार से होते हुए, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर है भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है, हुंजा ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, बटूरा ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर। अब ये आपको याद में आना चाहिए, आपको याद आना चाहिए कि ये हमारी काराकोरम पर्वत श्रेणी हो गई। काराकोरम पर्वत श्रेणी की कुछ पर्वत चोटियां थी, जैसे हिंडेन पीक, गासरब्रूम, मासरब्रूम, ये जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी की प्रमुख पर्वत चोटियां होंगी। इसकी एक जो कि सासेर कांगड़ी जो कि इसकी पूरी उप श्रेणी थी, सासेर कांगड़ी जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी की पूरी उप श्रेणी थी। और हमने काराकोरम के कुछ दर्रे भी पढ़े, जैसे काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, व अहिंगल दर्रा, अहिलंग दर्रा। तो हमने कुछ दर्रे भी देखे, कुछ पर्वत चोटियां भी देखी, सासेर कांगड़ी पूरी उप श्रेणी थी, और हमने कुछ इनके ग्लेशियर भी देखे। तो ये हो गया जो कि हमारा जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी। अब हम काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एक और श्रेणी थी जिसका नाम लद्दाख श्रेणी, उसको भी हम एक बार देखते हैं। अब आपको काराकोरम पर्वत श्रेणी अब आपके एक बार दिमाग में आ गया तो आपको याद भी हो गया होगा। यानी कि हमने जो कि पार हिमालय, ट्रांस हिमालय में एक जो कि पर्वत श्रेणी पढ़ ली, आपके काराकोरम पर्वत श्रेणी। फिर हम नई पर्वत श्रेणी पर आते हैं, लद्दाख पर्वत श्रेणी 2 नंबर। लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी जो काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, एक बार देख लो आप मैप के हिसाब से। ये आपका पीओके, यहाँ पे पीओके में आपके काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 पर्वत श्रेणी है। यहाँ से आपका ट्रांस हिमालय, फिर आपका वृत्त हिमालय आ जाएगा, फिर मध्य हिमालय आ जाएगा, फिर आपकी शिवालिक श्रेणी आ जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं, यानी कि हमने काराकोरम को पढ़ लिया। अब देखिए काराकोरम के पीओके में आपके माउंट केटू है, केटू है। फिर आते हैं हम लद्दाख की, लद्दाख की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राकापोसी है। तो मैंने आपको जब हमने ये सिलेबस पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था, और हम जब हम सिलेबस कर रहे थे तब भी मैंने आपको इनको विस्तार से बता दिए हैं कि काराकोरम कहाँ है, लद्दाख कहाँ है। एक बार तो हम इस मैराथन क्लास में सिर्फ पीछे वाला रिवाइज कर रहे हैं, और हमारा कोई इसके पीछे कोई फैक्ट नहीं है। हम देख रहे हैं कि आपको जो कि एक बार पढ़ तो लिया, अब आपको पीछे याद हो जाए। आप एक मैराथन क्लास ले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे अब लद्दाख की पर्वत सबसे ऊंची पर्वत चोटी राकापोसी,
राकापोसी की लंबाई कितनी है? 7,788 किलोमीटर। इसकी एक खासियत है कि ये विश्व में तीक्ष्ण ढाल वाली है। इसकी ढाल है वो तीक्ष्ण है, यानी इसकी ज्यादा ढाल है। यह विश्व की तीक्ष्ण ढाल वाली पर्वत चोटी है। तीक्ष्ण ढाल वाली पर्वत चोटी है। विश्व में सबसे ज्यादा इसकी जो कि तीक्ष्ण ढाल है। फिर इससे एक ग्लेशियर निकलता है जिससे हम कहते हैं खारदुल्ला ग्लेशियर, खारदुल्ला दर्रा, सॉरी खारदुल्ला। खारदुल्ला दर्रा ये जो कि लद्दाख की राजधानी लेह को, चीन की राजधानी तिब्बत, चीन की राजधानी बीजिंग, ये चीन को कासगढ़ से जोड़ता है। कासगढ़ ये तिब्बत में एक जगह है, यानी खारदुल्ला दर्रा लेह को कासगढ़ से जोड़ता है। लेह जो कि लद्दाख की राजधानी है। तो ये आपके हो गया लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी काराकोरम है। यह विश्व की तीक्ष्ण ढाल वाली पर्वत चोटी है और इससे एक दर्रा गुजरता है, खारदुंगला दर्रा, जो कि लेह को, यानी लद्दाख की राजधानी लेह को चीन में स्थित कासगढ़ से जोड़ता है। काराकोरम में लद्दाख श्रेणी के मध्य शोक नदी प्रवाहित होती है। शोक नदी प्रवाहित होती है जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। शोक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी, ये हमारी हो गई लद्दाख पर्वत श्रेणी। फिर हम तीसरे पर्वत श्रेणी पर आते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी। यानी कि लद्दाख श्रेणी में कुल मिला के आपके 4 बातें हैं बस, और है क्या? लद्दाख की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और ये तीक्ष्ण ढाल वाली है, इससे एक दर्रा होकर गुजरता है और इससे एक नदी गुजरती है, यानी नदी प्रवाहित होती है आपके काराकोरम व लद्दाख श्रेणी के मध्य। अब लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में एक और पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी है, इसमें कोई जो कि ऊंची पर्वत चोटी नहीं है। जास्कर में एक दर्रा है जिसका नाम है फोटुला दर्रा। ये किसको किससे मिलाता है? ये श्रीनगर को तिब्बत से मिलाता है, यानी फोटुला दर्रा श्रीनगर को तिब्बत से मिलाता है, जोड़ता है। जास्कर श्रेणी की ये संरचनागत दृष्टि से ये वृत्त हिमालय का पार्ट है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति वो है ट्रांस हिमालय में मिलती है। लेकिन जैसे कि इसकी संरचना से ये वृत्त हिमालय का पार्ट लगता है, लेकिन ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ट्रांस हिमालय के अंदर आता है, तो इसे हम ट्रांस हिमालय में पढ़ते हैं। आप लिख लो कि इसकी भौगोलिक स्थिति, वैसे तो हमारे लिखा हुआ है कि इसकी भौगोलिक स्थिति है वो भौगोलिक स्थिति जो कि ट्रांस हिमालय में मिलती है। भौगोलिक स्थिति इसकी वृत्त हिमालय में मिलती है। वृत्त हिमालय से मिलती है। लेकिन इसकी संरचना है वो ट्रांस हिमालय से मिलती है। ट्रांस हिमालय में है या मिलती है। और जास्कर श्रेणी